नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सरस्वती पॉइंट। तो आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस क्लास 11 चैप्टर 2 के बारे में। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ मौलिक अधिकार के पूरा। हमारा पहला मौलिक अधिकार है वो है समानता का। सॉरी, यहाँ ना नहीं है, माँ है। ये समानता है, ये समानता है, ये समानता का अधिकार है। तो जो हमारा पहला मौलिक अधिकार वो है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार मतलब बिल्कुल इक्वलिटी, समानता। हर कोई कानून की नज़र में हर कोई समान है, इसलिए जो हमारा पहला मौलिक अधिकार है वो है समानता का अधिकार। पहले मैं आपको मौलिक अधिकारों के बारे में बताता हूँ, फिर इसको मैं आपको डिफाइन करूँगा, एक्सप्लेन करूँगा उनकी डेफिनेशन के हिसाब से। तो पहले जो हमारा मौलिक अधिकार था वो समानता का है। दूसरा है जो वो स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का मतलब कि स्वतंत्रता मतलब कि आज़ादी का अधिकार। आज़ादी सबको मिली हुई है, इसका अधिकार है मौलिक अधिकार में दिए गए हैं। तीसरा जो हमारा है, तीसरा हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार का मतलब समझते हो आप क्या लगता हूँ? शोषण के विरुद्ध अधिकार का मतलब होता है कि किसी 14 वर्ष से कम बच्चे से मजदूरी न कराना, किसी को शिक्षा का अधिकार न देना, इसी प्रकार को शोषण के विरुद्ध अधिकार कहा जाता है। धर्म की स्वतंत्रता, हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। और संस्कृति और शिक्षा की संबंधित स्वतंत्रता, मतलब संस्कृति और शिक्षा से संबंधित मतलब शिक्षा सभी को प्राप्त होनी चाहिए। शिक्षा को सभी प्राप्त कर सकते हैं। छठा है संवैधानिक उपायों का अधिकार। संवैधानिक उपायों का अधिकार ये बहुत इंपॉर्टेंट अधिकार है। इसका मतलब समझिए आप ऐसे कि मान लो मौलिक अधिकार सरकार ने दी थी, लेकिन उसकी रक्षा करने के लिए कोई अधिकार तो बनाना चाहिए। अगर मान लो मौलिक अधिकार किसी ने बोला कि ये मौलिक अधिकार तुम्हारा है, तुम इस मौलिक अधिकार को अपने विकास करो, लेकिन मान लो किसी ने उस मौलिक अधिकार का हनन किया, किसी ने उस मौलिक अधिकार का दुरुपयोग किया, तो उसके लिए भी एक मौलिक अधिकार बनाया गया है जिसको हम कहते हैं संवैधानिक उपायों का अधिकार। तो मैंने आपको ये अधिकार के बारे में बताया है, अब मैं इसको डिफाइन करूँगा विद इसकी क्या में डेफिनेशन के हिसाब से। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो हमारा है, तो जो पहला हमारा है वो समानता का, सॉरी ना नहीं है, माँ, समानता का अधिकार। जो हमारा पहला है वो, जो हमारा पहला अधिकार है वो है समानता का अधिकार। तो चलिए देखते हैं। समानता का अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 14 से 18 में किया गया। मतलब जो समानता के अधिकार की जो बारे में बताया गया हमारे संविधान के अंदर, वो बताया गया अनुच्छेद 14 से 18 में किया गया। उसका वर्णन 14 से 18 में बताया गया कि समानता का अधिकार क्या होता है, समानता का अधिकार किसको प्राप्त होता है, समानता का अधिकार कैसे होता है, इसके बारे में बताया गया है। कानून के समान सभी समान है। समानता का अधिकार का मतलब समझते हो आप क्या होता है? समानता का अधिकार का ये होता है, डेफिनेशन बताता हूँ। कानून के समान सभी समान है, और कोई कानून आने मतलब समझ लो, कानून के समान सभी समान है, चाहे वो कोई भी कानून से ऊपर नहीं हो, कोई भी जाति धर्म वर्ग का हो, वो अमीर हो या गरीब, छोटा हो या बड़ा, सभी कानून के सामने समान है। मतलब समानता का अधिकार इस तरह समझिए आपका। समानता का अधिकार हमारे मौलिक अधिकारों में, हमारे जो संविधान में मौलिक अधिकार लिखे गए हैं, तो संविधान में मौलिक अधिकार ये समझिए 14 से 18, मतलब अनुच्छेद 14 से 18, आर्टिकल 14 से 18 तक बताया गया समानता का अधिकार क्या होता है, समानता का अधिकार का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो चलिए हम देखते हैं अपना दूसरा अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। जो हमारा दूसरा अधिकार है वो है स्वतंत्रता का अधिकार, मतलब फ्रीडम। नागरिकों की स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 19 से 22 तक किए गए। नागरिकों की स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक किए गए। जो हमारे नागरिक है, मतलब हमारे जो लोग हैं, पीपल, उनके अधिकार का अनुच्छेद 19 से 22 तक किए गए। अनुच्छेद मतलब क्या होता है? अनुच्छेद मतलब क्या होता है कि एक्ट मतलब धारा, किसके तहत, जैसे हम बोलते हैं ना कानून में, आपने सुना होगा कानून में इस धारा से इसको सज़ा दी जाती है, तो वही धारा अनुच्छेद कहलाती है। हमें हिंदी संविधान के अनुसार अनुच्छेद को धारा कहते हैं। संविधान के अनुसार अनुच्छेद को धारा कहा तक किया गया। अनुच्छेद 19 के अनुसार नागरिकों को भाषण देने और विचार प्रकट करने का अधिकार दिया गया है। मतलब अनुच्छेद 19 के अनुसार नागरिकों को भाषण देने का और विचार प्रकट करने का अधिकार दिए गए हैं हमारे संविधान। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा दूसरा जो हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ स्वतंत्रता का अधिकार क्या होता है, फिर मैं आपको एक बार और बताता हूँ स्वतंत्रता का अधिकार क्या होता है। तो चलिए देखते हैं पर क्या होता है। परंतु किसी व्यक्ति को कानून का उल्लंघन करने पर दंड भी दिया जा सकता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, मैंने आपको स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में पहले बताया था कि स्वतंत्रता का अधिकार अनुसार नागरिकों को भाषण प्रकट करने, विचार प्रकट करने का अधिकार देता है। मतलब अनुच्छेद धारा हमारे जो 19 है उसके अनुसार नागरिक अपने भाषण और विचार प्रकट कर सकते हैं, लेकिन अगर
इस चीज़ का वो फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन अगर परंतु व्यक्ति किसी कानून का उल्लंघन करता है, मतलब कि भाषण के रूप में वो किसी का विरोध करता है या किसी को मतलब कि किसी नेता विधायक के बारे में उल्टा सीधा बोलता है, अपने देश के बारे में उल्टा सीधा बोलता है, तो उसको इस चीज़ को बोलने पर उसको दंड भी दिया जाता है। इस बारे में स्वतंत्रता नहीं है कि वो उसको भाषण की स्वतंत्रता दी गई है धारा 19 के तहत, लेकिन वो हर चीज़ पे भाषण नहीं दे सकता, अपनी सरकार के ऊपर भाषण नहीं दे सकता, उल्टा सीधा बयान नहीं कर सकता देश के बारे में। इसलिए भाषण हर अपनी हक के लिए वो भाषण दे सकता है, लेकिन किसी का विरोध करने के लिए वो भाषण नहीं दे सकता। उसके लिए उसके तहत उसको दंड भी दे सकता है। तो चलिए अगला देखते हैं हमारा तीसरा है जो शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसको देखते हैं हम। तीसरा जो हमारा मौलिक अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन हमारे संविधान के अनुच्छेद 23 से 24 तक किया गया है। जो ये अनुच्छेद 23 से 24 मतलब कि धारा 23 और 24 में किया गया है। इसका अनुच्छेद 23 से 24 तक मैं समझिए आपकी धारा 23 और 24 में किया गया है। तो इसके अनुसार नागरिकों को शोषण के विरुद्ध अधिकार दिए गए हैं, ताकि कोई किसी व्यक्ति को खरीद ना सके और ना 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे के साथ खान में नौकरी नहीं करा सकता। मतलब कि इसको आप शोषण के विरुद्ध अधिकार से मतलब समझिए कि आप शोषण के विरुद्ध अधिकार, मैंने आपको पहले ही बताया था कि शोषण, किसी का शोषण करना, किसी को सताना, किसी को परेशान करना, इसका मतलब ये होता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार का हमारे अनुच्छेद मतलब हमारी धारा 23 और 24 में दिए गए। संविधान की धारा 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार दिए गए, जिसके तहत 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को हम खान या किसी जगह काम नहीं करा सकते, किसी को हम खरीद नहीं सकते। जैसे पहले बंधुआ मजदूरी थी, पैसे दे किसी को भी खरीद लो, उससे काम करा लो, तो ये अब नहीं किया जा सकता। शोषण के विरुद्ध अधिकार जब से मौलिक अधिकार में प्राप्त हुआ है। तो चलिए आगे देखते हैं हमारा मौलिक अधिकार नंबर 4, धर्म की स्वतंत्रता। धर्म की स्वतंत्रता का मतलब समझिए आप, धर्म की स्वतंत्रता, पहले मैं आपको डेफिनेशन के बारे में बताता हूँ। धर्म की स्वतंत्रता क्या मतलब है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन हमारे संविधान के अनुच्छेद मतलब मैंने आपको पहले बताया, अनुच्छेद मतलब धारा 25 से 28 तक किया गया है। मतलब कि धर्म की जो स्वतंत्रता है, हमारी जो धर्म है, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इसकी जो स्वतंत्रता है, इसका मतलब समझिए कि कोई भी किसी भी धर्म को अपना सकता है। उसकी जो स्वतंत्रता है, उसका जो उसके बारे में जो बताया गया है वो है धारा 25 से। इसके अनुसार हर व्यक्ति को अपने पसंद से अपने इष्ट देवता की पूजा करने का अधिकार है। मतलब धर्म की स्वतंत्रता, मतलब कि समझिए धर्म की स्वतंत्रता, धर्म जो है उसको कोई भी सब व्यक्ति को स्वतंत्रता है, चाहे वो किसी भी धर्म को अपनाए, और हर व्यक्ति को स्वतंत्रता प्राप्त है। हर व्यक्ति को ये मनचाहा हक है कि वो किसी भी इष्ट देवता की पूजा करे, चाहे वो विष्णु हो, चाहे वो पुराण हो, चाहे वो बाइबल हो, किसी भी धर्म या किसी भी जाति की पूजा करे, किसी भी जाति का वो बना रहे। प्रत्येक व्यक्ति चाहे किसी भी धर्म का हो, वो प्रत्येक व्यक्ति चाहे किसी भी धर्म का हो अपना सकता है, किसी भी इष्ट देवता की पूजा करने अपना सकता है, परंतु किसी भी धर्म की आलोचना नहीं कर सकता। मतलब कि अगर मान लो किसी व्यक्ति को अल्लाह प्यारा है, लेकिन वो हिंदुओं की आलोचना करता है, तो इसको वो हक नहीं है कि वो किसी भी धर्म की आलोचना करे। कि कोई भी व्यक्ति किसी धर्म की आलोचना नहीं कर सकता, चाहे वो कोई भी हो। आलोचना करने पर उसे दंड दिया जा सकता है। इस कारण भारत ने अपने आप को धर्मनिरपेक्ष भारत ने किसी भी धर्म को नहीं अपनाया। मतलब कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत ने किसी भी धर्म को नहीं अपनाया। भारत एक धर्मनिरपेक्ष है। यहाँ पे कोई भी धर्म नहीं अपनाया गया है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो। किसी भी धर्म को भारत बढ़ावा नहीं देता है। और अगर कोई किसी धर्म को मानता है, किसी देवता की पूजा करता है, लेकिन उसे ये हक नहीं है कि वो किसी की आलोचना करे। भले ही वो किसी भी देवी देवता को मानता है, वो उसकी श्रद्धा है, वो उसमें मानता है, अच्छी बात है, लेकिन दूसरे लोग जिसमें मानते हैं वो उसकी आलोचना नहीं कर सकता। इसकी आलोचना करने पर उसे दंड भी दिया जाता है। तो यही है हमारा धर्म की स्वतंत्रता, जिसे हमारे अनुच्छेद मतलब कि धारा 25 से 28 तक। याद रखना, ये 1 नंबर क्वेश्चन जरूर आता है कि किस अनुच्छेद या किस धारा के अनुसार स्वतंत्रता की
स्वतंत्रता का अधिकार है, या समानता का अधिकार है, या धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, या शोषण के विरुद्ध अधिकार है। मैंने आपको जो पहले वीडियोस में बताए हैं उनको अब याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा संस्कृति और शिक्षण, संस्कृति और शिक्षण संबंधी अधिकार। संस्कृति का मतलब क्या हो? संस्कृति जैसे हमारी संस्कृति है, हम भारतीय संस्कृति के आदमी हैं, हम भारतीय संस्कृति के लोग हैं, विदेशी संस्कृति के वो लोग। ऐसी संस्कृति मतलब जो हमारी पीढ़ी से लोग अपनाते चले आ रहे हैं उनको संस्कृति कहा जाता है। और शिक्षण संबंधी अधिकार मतलब शिक्षा सभी लोगों को प्राप्त होनी चाहिए, इसका अधिकार है। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में अपने डेफिनेशन को। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 29 और 30 में किया गया। अनुच्छेद 29-30 का मतलब धारा 29 और 30 तक किया गया। इसके अनुसार प्रत्येक नागरिक को संस्कृति और साहित्य को बनाए रखने और उसका प्रसार और विकास करने का अधिकार है। मतलब कि प्रत्येक व्यक्ति को संस्कृति और साहित्य को बनाए रखना, संस्कृति बनाए रखना मतलब हमारी भारतीय संस्कृति की, जैसे हमारी भारतीय संस्कृति है, आपने भारतीय संस्कृति को देखा होगा कि भारतीय संस्कृति में लोग कैसे कैसे रहते हैं, हमारी भारतीय संस्कृति का अनुसार धर्म कैसे होता है। तो इस संस्कृति को बनाए रखना और साहित्य हिंदी साहित्य को बनाए रखना और उसका प्रसार और विकास करना। प्रसार मतलब लोगों में बांटना, लोगों को बताना इसके बारे में, हमारी भारतीय संस्कृति के बारे में, हमारे भारतीय साहित्य के बारे में बताना लोगों को। विदेशों से बहुत लोग भारतीय साहित्य को पढ़ने के लिए भारत में आते हैं। संस्कृति भारत की बहुत अच्छी मानी जाती है पूरे देश में। तो इसको बनाए रखना, इसका विकास करना, भारतीय संस्कृति का विकास करना का अधिकार प्राप्त है। और सभी लोगों को शिक्षा का अधिकार प्राप्त है, चाहे वो किसी भी धर्म, वर्ग या जाति का हो। और सभी अल्पसंख्यक लोगों को शिक्षा संबंधी अधिकार प्राप्त किए गए हैं। मतलब इसको संबंधी शिक्षा संबंधी ये तो बहुत छोटा सा है, बहुत आसान है कि संस्कृति को हमारे बनाए रखना, संस्कृति को और साहित्य को बनाए रखना, उसका प्रचार प्रसारण करना और शिक्षा संबंधी अधिकार सभी को प्राप्त है। ये बहुत सिंपल है, पाँचों हमारा। चलिए आगे देखते हैं हम। हमारा जो छठा मौलिक अधिकार है वो है संवैधानिक उपचारों का नियम, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो मेरे बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत बार क्वेश्चन आया है। ये बहुत बार क्वेश्चन आया है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संवैधानिक उपचारों का नियम ये बहुत बार पूछा गया है। इसके तहत देखते हैं हम, इसकी डेफिनेशन देखते हैं इसकी तरफ क्या होती है। संवैधानिक उपायों का अधिकार हमारे संविधान के अनुच्छेद मतलब धारा 32 में दिया गया। संवैधानिक उपायों का अधिकार हमारे अनुच्छेद या धारा 32 में दिया गया। संविधान मतलब संवैधानिक उपायों मतलब संवैधानिक उपायों का ये अर्थ से वर्ड से आप समझिए। संवैधानिक उपायों का मतलब क्या होता है? संविधान मतलब संविधान, उसका संविधान की उपचारों, संविधान के बारे में जो अधिकार है उसके उपचार को वर्णन करना। 32 तक बताया गया है। इसके अनुसार अगर किसी व्यक्ति को मौलिक अधिकारों को सरकार लागू करने के प्रति नागरिकों को संवैधानिक उपचारों का नियम के अनुसार संवैधानिक उपचारों का अधिकार हमारे संविधान में अनुच्छेद धारा 32 में बताया गया है। इसके अनुसार अगर किसी व्यक्ति को मौलिक अधिकारों को सरकार न लागू करे, मतलब किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को सरकार न लागू करे, मतलब जैसे हमारी शिक्षा संबंधी अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार मान लो हमारी सरकार लागू न करती और हमें बंदी बना के रखती है, तो हम उस स्थिति में क्या करेंगे, तो वो बताता हूँ आपको। उस स्थिति में उसके अनुसार अगर किसी व्यक्ति को मौलिक अधिकारों को सरकार लागू न करे तो उसके प्रति नागरिक को अपने अधिकार प्राप्त करने के लिए उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय में एक पत्र दिया जा सकता है, जिसकी मदद से उसके अधिकार को प्राप्त किया जाए। मतलब कि अगर सरकार हमारे किसी अधिकार को लागू न करे तो हम सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में सीधे जाके हम अपनी एक अपील या एक प्रार्थना पत्र दायर कर सकते हैं, जिसकी सहायता से हमारे उन अधिकारों को सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय दोबारा से सरकार को फोर्स करके लागू करेगी। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार मतलब आपको ये समझिए कि मौलिक अधिकार मान लो सरकार ने लागू नहीं किए, किसी मौलिक अधिकार हमारे जो संविधान सभा के निर्माता थे उन्होंने मौलिक अधिकार बनाए थे, लेकिन अगर सरकार उसको लागू ना करती है, किसी मौलिक अधिकार का हनन करती है, किसी मौलिक अधिकार को लागू नहीं करने में या किसी मौलिक अधिकार को हटा देती है, तो हम सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में जाके इसकी एक प्रार्थना पत्र दे सकते हैं ताकि सरकार हमें इसके मौलिक अधिकारों को प्राप्त कर सके।
तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करना। नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी या बेकार लगी, इसके बारे में ज़रूर बताना। और आने वाली अगले पार्ट में आपको क्या चाहिए, अगले वीडियो में आपको क्या चाहिए, तो प्लीज़ थैंक यू।